नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट कोर्सेज की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहले में हम लोगों ने डीएनए का इंट्रोडक्शन और डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हमको क्लियर हुआ होगा तो आरएनए के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट है। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर क्लियर है, आरएनए का क्लियर हो जाएगा। आरएनए का क्लियर है तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, ट्रांसलेशन कैसे होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, रिप्लिकेशन कैसे होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे के कनेक्ट है, इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड टॉपिक। इसको बढ़ाने से पहले दो तीन चीजें हम लोग और समझ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रिप्लिकेशन क्या होता है। रिप्लिकेशन डीएनए में होता है। डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है सेम टू सेम, उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस जब होती है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यही जो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि डीएनए फॉर्म आरएनए, आरएनए फॉर्म प्रोटीन। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, तीनों के अंतर को क्लियर होना चाहिए हम लोगों को। तो आज हम आरएनए का स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आरएनए कितने टाइप्स का होता है। आरएनए अगर हम देखें हैं तो इसका नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में पाया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे डीएनए हम लोगों ने कहा था कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए भी होते हैं, सेम उसी तरह से आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए भी सेम था, वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने थे। चौथा देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, व्हेयरएज डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ये मेन डिफरेंस है। आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है, देख रहे हैं आप, सिंगल स्टैंडर्ड, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, चाहे स्ट्रैंड कहिए चाहे चेन कहिए। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के चेन राइट हैंडेड रैप्ड थे, एक दूसरे से रैपिंग में थे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। दो तीन चीजें उसमें है दोनों में, एंटी पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट और रैप विथ राइट हैंडेड एंड अपोजिट एक दूसरे के। लेकिन यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इसका न्यूक्लियोटाइड्स। उसी तरह से डीएनए भी हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था। आरएनए का डायरेक्शन, आरएनए का जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे वहां पे 3 कंपोनेंट्स से बने थे डीएनए में, वैसे यहां भी 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंपोनेंट्स क्या है, फास्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड थी, डीएनए में भी थी वही। यहां पे क्या है, शुगर, यहां भी शुगर प्रेजेंट है, लेकिन ये राइबोज शुगर है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर था, ये डीऑक्सी है। यहां पे क्या है, राइबोज शुगर है। तीसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस, वहां भी नाइट्रोजनस बेस थे। इसमें एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन क्या है, ये प्यूरिन है, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन दूसरा था, साइटोसिन और यूरासिल। देखिए वहां पे क्या था, थाइमिन था। डीएनए में क्या था, थाइमिन।
इन केस ऑफ डीएनए, यानी थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल इन आरएनए। ये मेन डिफरेंस है। किसमें है ये? पायरिमिडिन में। यूरासिल की जगह डीएनए में थायमिन था और यहां पे आरएनए में यूरासिल है। ये हमारे नाइट्रोजनस बेस के अंतर है। उसके बाद क्या है? आरएनए में 4 घात का रूल का फॉलो नहीं होता है, यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो रेशियो है वो डीएनए में इक्वल था, लेकिन यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। प्यूरिन और पायरिमिडिन का रेशियो यहां पे 4 घात का नियम पालन नहीं होता इसका। उसके बाद देखेंगे आप, एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, 700 से लेकर के 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स एक आरएनए में पाए जाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में लेकर के, स्पीस में लेकर के, इसमें 7,000 से लेकर के 12,000 न्यूक्लियोटाइड तक इसमें पाए जाते हैं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। बॉन्डिंग देखेंगे सेम है, जैसे वहां पे 3 प्रकार की बॉन्डिंग थी। देखिए डीएनए और आरएनए की बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड कैसे होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे नाइट्रोजनस बेस बंधे हुए हैं, कैसे सुगर फास्फेट बंधे हुए हैं, इसमें बॉन्ड क्या है। ये बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 तरह के बॉन्ड थे, यहां पे भी है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, दूसरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड था और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड था। वहां भी जैसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम यहां भी बॉन्डिंग है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या निकल के आया? एक तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यहां पे है, दूसरा थायमिन की जगह यूरासिल है नाइट्रोजनस बेस में, और उसके बाद इसमें शुगर में अंतर है, इसमें राइबोज शुगर है, वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर था। कंपैरेटिव करके चलेंगे तो क्लियर रहेगा आरएनए डीएनए का, क्योंकि डीएनए हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर जरा देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें क्या है? राइबोज शुगर है। डीएनए में क्या था? डीऑक्सीराइबोज शुगर था। ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल है, वहां पे 4 था। C5H10O4 ये कहां था? डीऑक्सीराइबोज में था। यहां पे ये 5, एक मॉलिक्यूल बढ़ गया, एक डिफरेंस। दूसरा, सेकेंड कार्बन आइटम पर यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में यानी राइबोज शुगर में क्या, डीऑक्सीराइबोज में क्या था? यहां पे हाइड्रोजन था, बस, और कोई अंतर नहीं है। सेम देखेंगे आप, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को सेम है, केवल सेकेंड कार्बन आइटम पे यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वहां हाइड्रोजन था। एक ऑक्सीजन आइटम वहां से हट गया था, यहां देखिए वहां 4 था, यहां 5, एक ऑक्सीजन आइटम यहां बढ़ गया, बस, कोई डिफरेंस नहीं है, सही। यूरासिल में देखेंगे, यूरासिल में आप देखिए ये आपका कार्बन आइटम है, यहां से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आइटम है, यहां दूसरे कार्बन आइटम से भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन आइटम है 1 बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। ये यूरासिल का है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सेम स्ट्रक्चर हम लोगों ने डीएनए जैसे पढ़ा था, इसका भी स्ट्रक्चर है। अंतर जो था राइबोज शुगर में था, यूरासिल में था, ये अंतर हमने आपको बता दिया। बाकी सेम आपका डीएनए का है। उसके बाद फास्फोरिक एसिड जैसे वहां था, फास्फेट ग्रुप वहां भी है। ऐसे सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको पोलैरिटी 3 प्राइम से चल रहा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम तक है पोलैरिटी है। सिंगल स्ट्रैंड जो है ये नाइट्रोजनस बेस हमारे लगे हुए हैं। इसमें भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्या होती है? एडेनिन से यूरासिल, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन से गुआनिन में ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन यूरासिल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम वहां भी था, केवल यूरासिल की जगह वहां थायमिन था, यहां पे यूरासिल आ गया। बॉन्डिंग मैं फिर से एक बार याद पूछ, बॉन्ड क्या होते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड,
ग्लाइकोसिलिसिड बॉन्ड और उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ये अक्सर पूछे जाते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, सिंपली सा इसका है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका। उसके बाद हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? मेजर दो तरह से होता है, एक जेनेटिक आरएनए, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए और दूसरे हमारे नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए, इन सम वायरस डीएनए इज absent, ओनली आरएनए इज फाउंड, एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ हमारे वायरस ऐसे हैं जहां पे डीएनए नहीं है, केवल आरएनए ही है, वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों का काम करता है, इसलिए वहां को जेनेटिक आरएनए कहा गया। दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए, ये यूकैरियोट्स में, वहां पे क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। कहां होता है? यूकैरियोट्स में डीएनए प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल काम डीएनए कर रहा है, इसलिए आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए यहां पे इसको हम नॉन जेनेटिक आरएनए कहेंगे। यहां पे जेनेटिक आरएनए, दूसरे पर नॉन जेनेटिक आरएनए। इस मेजर डिफरेंस हो गया। अब हम नॉन जेनेटिक आरएनए को देखें अगर, जिसको मेन रूप से हम लोगों को पढ़ना है, ये तीन प्रकार के होते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसी तीनों की स्टडी हम लोगों को आज देखना है कि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। पहले मैंने बता दिया था कि आरएनए का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, वो चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। अगर प्रोकैरियोट्स में आरएनए ही है, डीएनए नहीं है, तो वहां प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी है। लेकिन यूकैरियोट्स में जहां डीएनए है, वहां जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए बनता है, आरएनए की सिंथेसिस डीएनए से होती है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तीन तरह से है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम। ऐसा नहीं तीन ही हो, और भी तरह के आरएनए होते हैं। जैसे जी आरएनए एक होता है जिसको गाइडेड आरएनए बोलते हैं, एक एसएनओ आरएनए होता है जिसको स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बोलते हैं, एक एमआई आरएनए होता है जिसको माइक्रो आरएनए बोलते हैं। इसी तरह से कई तरह के आरएनए होते हैं, लेकिन मेजर हम लोगों को तीन ही पढ़ने हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसी तीनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं। मैसेंजर आरएनए के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। मैसेंजर आरएनए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मैसेंजर, ये मैसेज है, मैसेज लेके जाता है। डीएनए से इसकी सिंथेसिस होती है, इसमें मैसेज कोडान के रूप में, कोड के रूप में अंकित होता है। कौन सी प्रोटीन बननी है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, ये डीएनए डिसाइड करता है। मैसेंजर आरएनए को मैसेज देता है कोड के रूप में, उसी तरह की प्रोटीन बनती है। हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन की जरूरत होती है, हजारों प्रकार की प्रोटीन्स की जरूरत होती है, लेकिन ये जितनी प्रोटीन्स होती हैं अमीनो एसिड से बनती हैं। 20 अमीनो एसिड्स हैं, इसी 20 अमीनो एसिड से विभिन्न तरह की प्रोटीन बनती रहती है। किस तरह की प्रोटीन बॉडी में जरूरत है, किस तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डीएनए मैसेंजर आरएनए के माध्यम से कोडिंग करके मैसेज देगा, उसी तरह की प्रोटीन बनती है। डिसाइड होता है डीएनए से, मैसेज लेके जाएगा मैसेंजर आरएनए। इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में, पहले हम प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं मैसेंजर आरएनए क्या होता है, फिर यूकैरियोटिक में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, सिंपल सा है। यहां पे क्या होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, सीधे साइटोप्लाज्म में आएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी, किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यानी सीधे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, नो एनी मॉडिफिकेशन। यही चीज
थ्योरी में भी लिखा है, नो एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इट फॉर्म्स प्रोटीन। सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है। हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था लीनियर और सर्कुलर, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म है ही है, प्रोटीन की सिंथेसिस सीधी सीधे हो जाएगी। मैसेंजर आरएनए डीएनए आने से जब रिलीज होके आएगा, सिंथेसिस होके आएगा, किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोटीन करेगा, सिंपल सा है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो ये मैच्योर होता है, मैच्योर नहीं है, कच्चा है, अभी प्रोटीन सिंथेसिस के कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। इसीलिए इसको हम एचआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए देखिए, फॉर्म डीएनए इमेच्योर, ये इमेच्योर होता है। डीएनए से जैसे बनेगा आरएनए वो इमेच्योर होगा, इसमें प्रोसेसिंग होगी। इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। कुछ इसमें चेंजेज होते हैं, ये मैच्योर होगा। जब मैच्योर हो जाएगा फिर जाकर के न्यूक्लियोप्लाज्म में आकर के साइटोप्लाज्म आएगा, यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, अभी न्यूक्लियस के अंदर इसमें प्रोसेसिंग होगी। इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होने के बाद ये इमेच्योर मैसेंजर आरएनए मैच्योर होगा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, इसको जरा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ये क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें 3 तरह से चेंज होते हैं। एक तो होता है स्प्लाइसिंग, दूसरे को हम कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग, और तीसरे को कहते हैं पॉली ए टाइलिंग। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो इमेच्योर रहेगा, वो मैच्योर होगा। अभी ये इमेच्योर से मैच्योर का प्रोसेस, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होगा। जब ये इमेच्योर से मैच्योर हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। अब ये पोस्ट मॉडिफिकेशंस, इसमें ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, इसमें 3 स्टेप हैं: स्प्लाइसिंग, 5 प्राइम कैपिंग और पॉली ए टाइलिंग। 3 तरह से होते हैं इसमें। पहले होता है स्प्लाइसिंग, इसको हम फिगर से आसानी से समझ लेंगे। भी इस फिगर में ध्यान से समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हमने पहले बता दिया था कि डीएनए से आरएनए, वो चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, किसी भी तरह का कोई भी आरएनए हो, डीएनए से आरएनए जब बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन कहें। देखिए ऊपर लिखा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब यहां देखिए, ये आ गया आपका एचआरएनए। जैसे ही प्रोकैरियोट सेल में डीएनए से आरएनए बन के आएगा, वो इमेच्योर है, इसको हम कहा गए एचएनआरएनए बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए, यानी हेट्रोजेनस आरएनए बोलेंगे। ये इमेच्योर है, इसीलिए इसको एचएनआरएनए बोलेंगे। अब इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी, क्योंकि ये इमेच्योर है, अभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, जो एचएनआरएनए है, इसमें देखेंगे 5 प्राइम पोलरिटी एक साइड में है, दूसरा 3 प्राइम पोलरिटी। यही पोलरिटी आरएनए में भी थी। उसके बाद इसके बीच में कोडिंग होती है, और बीच बीच में नॉन कोडिंग होती है। डीएनए से आरएनए जैसे बनेगा, इसमें जहां पे कोडिंग है, जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसको हम एक्सॉन कहेंगे, और जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, इसको हम इंट्रॉन कहेंगे। यानी कि एचएनआरएनए जो है, ये 2 पार्ट्स में है।
कहीं कहीं कोडिंग है, कहीं कहीं कोडिंग नहीं है। इसमें जहां पे कोडिंग है उसको हम एक्सॉन कहेंगे, जहां पे नहीं है उसको इंट्रॉन कहेंगे। जहां पे कोडिंग है प्रोटीन की सिंथेसिस वही होगी, जहां पर एक्सॉन है, जहां पर नॉन कोडिंग है वहां प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस इरेगुलर होगी, जो नहीं हो पाएगी। एक जगह प्रोटीन बनेगी, दूसरा नॉन कोडिंग है वहां नहीं बन पाएगी, तो सेंट्रल डोगमा का फॉलो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह पॉसिबल नहीं है। इससे इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेस में क्या होगी, पहला स्टेप स्प्लाइसिंग। देखिए यहां पर हमने कहा था स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि ये हमारा इंट्रॉन है जो नॉन कोडिंग है, यहां से हटेगा, निकाला जाएगा, जिससे हमारा एक्सॉन ही आपस में रहे, एक्सॉन बाहर निकल जाए। नॉन कोडिंग को हम इस मैसेंजर आरएनए से, एचएनआरएनए से हम निकाल के बाहर करेंगे, क्योंकि वहां पर नॉन कोडिंग है, वहां की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इसके लिए हमारे पास कैसे होता है, एक होता है हेलिकेज एंजाइम, दूसरा होता है लिगेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इस एंजाइम को कट करके बाहर करेगा, लिगेज एंजाइम अब कटे हुए को आपस में जोड़ देगा। ध्यान से समझिएगा इसको। ये इंट्रॉन बीच बीच में है, इस इंट्रॉन को हमको इस एचएन मैसेंजर आरएनए से निकालना है, बाहर करना है। दो एंजाइम्स काम करेंगे, हेलिकेज और लिगेज। हेलिकेज क्या करेगा, इंट्रॉन को काट करके काटेगा, किनारे कर देगा, अलग हो जाएगा। अब जो कट हो गया है, लिगेज उसको आपस में जोड़ देगा, इसलिए अब हमारा इंट्रॉन गायब हो गया यहां से। अब ये आ गया स्प्लाइसिंग के थ्रू 5 प्राइम 3। अब केवल इसमें इंट्रॉन रह गया, कोटिंग रह गई, नॉन कोटिंग का पोर्शन खत्म हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमको, स्प्लाइसिंग। नॉन कोडिंग फॉर्मेट को, नॉन कोडिंग पार्ट का, यानी इंट्रॉन के पार्ट को एचएनआरएनए से निकाल किनारे कर देना, बाहर कर देना, ही स्प्लाइसिंग है। ये दो एंजाइम्स के माध्यम से हुआ, हेलिकेज और लिगेज के माध्यम से। अब हमारा ये स्प्लाइसिंग पूरी हो गई। अब केवल इंट्रॉन रह गया यहां पे, यहां देखिए केवल इंट्रॉन रह गया। अब दूसरा प्रोसेस होगा 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग कैसे होती है, देखिए यहां पे 5 प्राइम। अब ये दूसरा प्रोसेस आ गया पॉली ए टाइलिंग। पॉली ए टाइलिंग में क्या होगा कि जो 5 प्राइम पोर्शन है, पहला पोलरिटी, यहां पे M7G एक नाइट्रोजनस बेस है, यहां पे आकर के कलेक्ट होगा। ध्यान से इसको समझिएगा। स्प्लाइसिंग, ये 5 कैपिंग में क्या होगा, 7G, इसको हम 7 मिथाइल ग्वानोसिन कहते हैं। 7G को क्या कहेंगे, 7 मिथाइल ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है, यहां पे आकर के 5 प्राइम पे कलेक्ट होगा, इकट्ठा हो जाएगा यहां पे। इसको हम क्या कहेंगे, 5 कैपिंग। फिर से समझ लें आप, 5 प्राइम पे M7G, इसको क्या कहेंगे, 7 मिथाइल ग्लाइकोसिन एक न्यूक्लियोटाइड्स है, यहां पे कलेक्ट होगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, इसको क्या कहेंगे, 5 प्राइम कैपिंग। कैप हो गया, यहां कैप लग गई है। उसी तरह से पॉली ए टाइलिंग में जहां पे 3 प्राइम है, यहां पे पॉली ए एडेनोसिन, एडेनिन पॉली ए होता है, इसको क्या कहेंगे हम, एक प्रकार का ये है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड यहां करके कलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 5-7 M7G, जिसको क्या कहेंगे, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, 5 कैप पे आ गया, इसको 5 कैपिंग बना दिया। और 3 प्राइम पे क्या आया, पॉली ए एडेनोसिन, ये क्या है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। यहां पर एडेनिन, इसीलिए इसको पॉली ए नाम दिया गया, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। ये 3 प्राइम पे आकर के कलेक्ट होगा, और यहां पे M7G कलेक्ट होगा। ये 5 कैपिंग हो गई, ये 3 पॉली ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉली ए टाइलिंग। एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड आकर के यहां पे इकट्ठा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, 5 कैपिंग, और इसको 3 पॉली ए टाइलिंग। उसके बाद क्या हुआ, अब ये हमारा पॉली ए टाइलिंग पूरी हो गई। पॉली ए टाइलिंग के साथ एक चीज और यहां पर होती है,
5 कैपिंग के बगल एक 5 यूटीआर, इसको बोलते हैं यूटीआर। एक प्रकार का समझिए, यूटीआर का क्या मतलब है? यूटीआर 5 यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है यहाँ, इसको 5 यूटीआर बोलते हैं। यानी 5 कैपिंग के बगल ही 5 यूटीआर होता है। इसको यूटीआर का मतलब यह है कि अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको हम स्टार्टअप कोडान या इनिशिएशन कोडान कहते हैं। ये इसको याद रखिएगा, स्टार्टअप कोडान या इनिशिएशन कोडान कहते हैं। ये AUG और या CUG होता है, स्टार्टर कोडान। उसी तरह से 3 प्राइम की साइड में 3 UTR, इसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको भी कहते हैं। इसको हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। यहां पे इनिशिएशन कोडान, यहां पे टर्मिनेशन कोडान आकर के कलेक्ट होगा। फिर से समझे, 5 प्राइम पोलरिटी की तरफ M7G न्यूक्लियोटाइड्स कलेक्ट होगा, जिसको 5 प्राइम कैपिंग कह देंगे, कैप लग जाता है। 3 प्राइम पोलरिटी की तरफ ये एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड आके कलेक्ट होगा, जिसको पॉली ए टाइलिंग कहेंगे। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या हुआ, अब 5 UTR भी इस 5 प्राइम कैपिंग के बगल आ जाएगा, इसको हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं। यहां भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। 3 प्राइम की साइड की तरफ टर्मिनेशन कोडान आके कलेक्ट होगा। टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, UAA, UGE या UAG, ये 3 तरह से होता है, इसको टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप, इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। प्रोटॉन की सिंथेसिस यहां भी नहीं होती है। प्रोटॉन की सिंथेसिस 5 कैपिंग पे भी नहीं होगी और 5 UTR पे भी नहीं होगी। यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। उसी तरह पे यहां पे 3 UTR और पॉली ए, यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। बकिया रीजन पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इसी को हम कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग और तीसरे को कहते हैं पॉली ए टाइलिंग। ये जब प्रोसेस पूरा हो जाता है, फिर जाकर के मेच्योर की स्थिति में ये हमारा HNRNA होता है। मेच्योर HNRNA की फिगर यह है। अब हमारा इसको मेच्योर का क्या स्थिति है, ये मैसेंजर RNA है। 5 कैपिंग, 5 प्राइम पोलरिटी की जरा 5 कैपिंग हो गई, 5 UTR उसके जस्ट बगल हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएशन कोडान या स्टार्ट कोडान। उसी तरह से 3 प्राइम पोलरिटी की तरफ पॉली ए टाइलिंग हो गई। न्यूक्लियोटाइड आने के बाद 3 UTR बगल में आ गया, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कोडान। यहां पे और बीच में हमारा ये कोडान है, ये रीजन हमारा कोडान है। यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये हमारा मेच्योर ट्रांसफर, मेच्योर मैसेंजर RNA है। ये होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये तब जाकर के हमारा HN जो इमेच्योर मैसेंजर RNA था, अब मेच्योर मैसेंजर RNA में बदला। ये प्रोसेस होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बार फिर रिवाइज करके खत्म करते हैं। DNA से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, HNRNA बना। HNRNA भी इमेच्योर है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होगा, ये इमेच्योर मेच्योर में बदलेगा, फिर जाकर के न्यूक्लियोप्लास्ट से बाहर आएगा। इसमें 3 प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग, 5 कैपिंग, पॉली ए टाइलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, जो HN है यहाँ पे इंट्रॉन रीजन है, यहाँ पे नॉन कोटिंग है, ये कट करके निकलेगा। निकालेगा कौन, हेलिकेज और लिगेज। हेलिकेज इसको कट करके बाहर करेगा, लिगेज कटिंग को ज्वाइंट करेगा। फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग की पूरी क्रिया वो हो जाएगी। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को बाहर निकालने की क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब 5 प्राइम 3 केवल इंट्रॉन रह गया। स्प्लाइसिंग क्रिया पूरी हो गई। पॉली ए टाइलिंग में क्या होगा, 5 प्राइम की जगह 5 प्राइम पोलरिटी की तरह M7G न्यूक्लियोटाइड्स आके कलेक्ट होगा। 3 प्राइम की तरह एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड आके कलेक्ट होगा। इसको 3 पॉली ए टाइलिंग कहेंगे। इसको हम 5 कैपिंग कहेंगे। ये हमारे कैप लग गया, इधर एक पॉली ए टाइलिंग हो गई। दूसरा इसमें परिवर्तन क्या हुआ, 5 UTR आकर के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा होगा, यहाँ पे 3 UTR बगल में साइड में कलेक्ट होगा। 5 UTR को क्या कहेंगे हम, इनिशिएशन कोडान कहेंगे, इसको टर्मिनेशन कोडान कहेंगे। इनिशिएशन कोडान क्या होता है, AUG और CUG। उसी तरह से
टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, UAA, UGA, UAG। यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। ये दो चेंजेस होते हैं इसमें, 5 पे कैपिंग और 5 UTR का कलेक्टर। उसके बाद हमारा ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए हो जाएगा। मैच्योर मैसेंजर आरएनए का क्या स्ट्रक्चर है, 5 पे कैपिंग, 5 प्राइम पोलैरिटी की तरफ कैप लग गया, 5 पे कैपिंग हो गया। उसके जस्ट बगल 5 UTR इनिशिएशन कोडॉन हो गया, बीच में कोडिंग रीजन है, 3 प्राइम पोलैरिटी की तरह पॉलीएक्टाइलिंग है, उसके बाद 3 UTR है, टर्मिनेशन कोडॉन है। ये हमारा मैसेंजर आरएनए पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कंप्लीट होने के बाद तब न्यूक्लियोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस क्रिया होगी। दिस इज द मैसेंजर आरएनए। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसफर आरएनए में देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए जैसा इसका नाम है, ट्रांसफर आरएनए किस चीज का ट्रांसफर करता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करके लाएगा। एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेंज के रूप में बनेगी। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आया, कहां से मैसेज आया, डीएनए से। डीएनए से जब बन के मैसेंजर आरएनए आया तो उसमें कोडिंग के रूप में मैसेज है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है, वो साइटोप्लाज्म में आ गया। ट्रांसफर आरएनए भी डीएनए से ही निकल रहा है। वो जब आएगा तो वो क्या करेगा, जिस तरह की प्रोटीन पड़ेगी मैसेंजर आरएनए में जो कोडिंग है उसको पढ़ करके उसी तरह की एमिनो एसिड को कलेक्ट करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसीलिए इसको ट्रांसफर करते हैं। एमिनो एसिड का ट्रांसफर करेगा, साइटोप्लाज्म में ला करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। इसमें एक वैज्ञानिक थे क्लोवर लीफ, इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को बताया, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये दो चीज और इसमें देख लें कि ट्रांसफर आरएनए जो है करीब 10 से 15% पाया जाता है टोटल आरएनए का। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, कभी कभी पूछा जाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। इसको कभी कभी हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। 73 से लेकर के 93 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें लूप डेवलप होता है, लूप। और एक और है, मिथाइल ग्रुप होने के नाते यहां पे एडिनिन, थायमिन भी पाया जाता है, राइबोथायमिन-डीन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि थायमिन जो है वो डीएनए में होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है ट्रांसफर आरएनए। यहां भी थायमिन होता है। पूरा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये क्लोवर लीफ मॉडल है, क्लोवर एक प्लांट है, उसी प्लांट की तरफ इसका एक स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। देखेंगे आप, ये देखने में तो लग रहा है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन सिंगल है। 3 प्राइम पोलैरिटी से शुरू हो रहा है, 3 प्राइम पे लूप बनाते हुए 5 प्राइम पे यहां एंड हो रहा है इसका। देखेंगे हम 3 प्राइम पे अमीनो एसिड, यहीं से अमीनो एसिड अटैच होती है। इसका जो स्टेम है इसको हम एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। 3 प्राइम पे जो होता है उसको एक्सेप्टर आर्म बोलेंगे। अमीनो एसिड 3 प्राइम पे ही अटैच होती है। दूसरी साइड में हम देखेंगे ये लूप बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, टी लूप। थाइमो लूप है, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है इसको। ये टी साइड लूप भी इसको बोलते हैं। ये अटैच जिससे होता है टी लूप, इसको हम टी आर्म बोलते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा और इसमें लूप होता है जिसको वेरिएबल लूप कहते हैं। इसकी आर्म को एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं। एक तीसरा भी लूप इसमें है, इसको हम एंटीकोडान लूप कहते हैं। देखें इसमें, देखिए कि 7 बेस पेयर होता है एंटीकोडान में। इसमें भी 7 बेस पेयर होगा, इसमें भी 7 बेस पेयर होगा। इस स्टेम को क्या कहेंगे, एंटीकोडान स्टेम। यहां पे एंटीकोडान होता है। मैसेंजर आरएनए में कोडान होता है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडान होता है। इसी के माध्यम से मैसेंजर आरएनए के कोडान को रीड करता है, पढ़ता है। एक तीसरा लूप है इसमें, इसको डी लूप कहते हैं। DHU लूप या अमीनो एसाइड सिंथेटेज इसको बाइंडिंग लूप कहते हैं।
इसमें 8 से लेकर के 12 बेस पेयर होते हैं। इसको डाई हाइड्रोयूरिडिन भी बोलते हैं, DHU, डाई हाइड्रोयूरिडिन इसको लूप बोलते हैं। ये हो गया डी लूप, इसलिए कहते हैं इसको। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देख लें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली आर्म को एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, जहां पर अमीनो एसिड 3 प्राइम पोलैरिटी की तरफ से अटैच होकर होता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद एक दूसरी आर्म है, इसको टी आर्म बोलते हैं। इसके जो लूप बनता है इसको टी लूप बोलते हैं, यानी ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है। इसमें 7 बेस पेयर होते हैं, 7 बेस पेयर से मिलकर के लूप बनता है। लूप क्यों बन जाए? जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए लूप बन जाता है। ये 3 लूप जो दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा लूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये घूम करके लूप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ थायमिन। थायमिन जबकि डीएनए में होता है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में भी यहाँ पर थायमिन किस रूप में है? मिथाइल ग्रुप एडेड टू यूरासिल फॉर्म राइबोथाइमिडीन। राइबोथाइमिडीन यहाँ होता है, थायमिन भी यहाँ पाया जाता है। एक एक्सप्रेशन केस है, जबकि थायमिन डीएनए में होता है। ये जरूर याद रखिएगा कि टी लूप पे थायमिन, ये राइबोसोमल अटैच, यहां से राइबोसोम्स को अटैच होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल बॉन्डिंग लूप भी कहते हैं। टी साइड लूप थायमिन। एक छोटा सा और लूप होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको वेरिएबल लूप कहेंगे। इसके आर्म को एक्स्ट्रा आर्म कहेंगे। ये जो दूसरी आर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एंटीकोडॉन आर्म कहते हैं, जहां से लूप अटैच होता है। और ये लूप जो बना हुआ है इसको एंटी लूप कहते हैं। इसमें 7 बेस पेयर होते हैं। नीचे एंटीकोडॉन होता है, 3 अक्षरों में होते हैं कोडॉन और एंटीकोडॉन। एंटीकोड में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 अक्षरों में होते हैं। एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए ही आएगा, कोडॉन इस पे होते हैं। ये एंटीकोडॉन उस कोडॉन को रीड करेगा, रीड करके कौन सी अमीनो एसिड है यहां पे अटैच करके लाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। इसीलिए इसका नाम ट्रांसफर आरएनए है। एक तीसरा लूप है जिसको डी लूप कहते हैं, और इसकी आर्म को डी आर्म कहते हैं। DHU लूप भी कहते हैं। DH लूप एमिनो एसाइड सिंथेसेज, जहां पे कुछ एंजाइम्स बनते हैं। ये 8 से लेकर के 12 बेस पेयर इस पे होता है। इसको डाई हाइड्रोयूरिडिन भी बोलते हैं। ये एंजाइम जो सिंथेसिस करता है वो अमीनो एसिड्स को अटैच करने में हेल्प करता है। वर्क क्या है इसका? ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम से बाइंड करेगा। ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा। ये अमीनो एसिड जिस अमीनो एसिड की जरूरत थी उसको हेल्प करेगा, और ये अमीनो एसिड को अटैच करके ला करके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को फिगर के आधार से याद करेंगे। ये थायमिन मत भूलिएगा, ये मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग, ये राइबोसोमल बाइंडिंग, ये असिस्ट करेगा थायमिन, एंजाइम्स सिंथेसाइज करेगा, या अमीनो एसिड्स को बाइंड करके लाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। ये इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बारे में, राइबोसोम, हम लोगों ने राइबोसोम के स्ट्रक्चर पढ़ते समय पढ़ा था कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। एक आरएनए ये भी होता है राइबोसोमल आरएनए, ये भी डीएनए से बनेगा। इसकी सिंथेसिस जरा ध्यान से देखें। ये हमारा क्रोमोसोम डीएनए है, डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा कंडेंस होकर के। क्रोमोसोम्स पर कहीं कहीं पर एक कोडिंग होती है जहां पे मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर यहीं पे कोडिंग होती है, ट्रांसफर आरएनए बनता है, फिर इसी क्रोमोसोम पे ही कोडिंग है जिसको कहते हैं आरडीएनए, जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनेगा, उसको हम आरडीएनए बोलते हैं। क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम 23 पेयर क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स ह्यूमन में होते हैं, 46 नंबर टोटल होती है। लेकिन हर क्रोमोसोम राइबोसोम आरडीएनए नहीं बनाता है। केवल 5 पेयर्स क्रोमोसोम ऐसे हैं जो आरडीएनए बनाते हैं, वो आर क्रोमोसोम, आर मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। वो पांचों कौन है इसको ध्यान से देखिएगा। 13 पेयर्स, 13, 14, 15, 21, 22, जो 5 पेयर्स है।
यानी 5 पेयर्स 10 क्रोमोसोम, केवल यही हैं जो आरडीएनए बनाते हैं, और यहीं से आरआरएनए बनेगा। ध्यान से इसको देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। क्रोमोसोम कौन सा? 13, 14, 15, 21, 22, 13, 14, 15, 21 और 22वां क्रोमोसोम से आरडीएनए बनाता है। आरडीएनए सिंथेसाइज करता है कि कोडिंग यहां पे होती है, आरडीएनए की कोडिंग होती है यहां। ये पांचों क्रोमोसोम्स मिलकर के कंडेंस होकर के न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, डीएनए कंडेंस होकर के क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से आरडीएनए कोडिंग होगी, बनेगा। आरडीएनए हर क्रोमोसोम नहीं बनाता, केवल 5 पेयर्स कौन कौन से हैं? ये पांचों पेयर्स क्रोमोसोम कंडेंस होकर के न्यूक्लियोलस बनाएंगे, यहीं से हमारा आरआरएनए बनेगा। राइबोसोमल आरएनए इसी न्यूक्लियोलस से बनता है। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आज समझ में आ गया होगा कि ये पांचों पेयर्स क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर के न्यूक्लियोलस बनाएंगे, और ये न्यूक्लियोलस आरआरएनए बनाएगा। आरआरएनए राइबोसोम प्रोटीन से कलेक्ट होकर के राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर हमारा, बीच में मैसेंजर आरएनए है, ये राइबोसोमल की प्रोटीन है, बीच में आरआरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए इसके बीच में अटैच है, ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। ये हमारा राइबोसोमल आरएनए है। तीनों मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोमल आरएनए के बारे में एक बार फिर देख लें। डीएनए क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर बनाया, क्रोमोसोम्स में कोडिंग होती है, आरडीएनए के, एम मैसेंजर आरएनए के, ट्रांसफर आरएनए के, तीनों की कोडिंग होती है। आरडीएनए की जहां पे कोडिंग होती है वो आरआरएनए बनाएगा। हर क्रोमोसोम में नहीं होती है, केवल 5 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से हैं वो? 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम्स ही, यानी 5 पेयर 10 क्रोमोसोम्स आरडीएनए बनाएंगे। बस ये पांचों क्रोमोसोम्स 5 पेयर 10 क्रोमोसोम मिलकर के कंडेंस होकर न्यूक्लियोलस की रचना करते हैं। इस न्यूक्लियोलस से आरआरएनए बनेगा। आरआरएनए बनने के बाद राइबोसोम की प्रोटीन से कलेक्ट होगा, फिर जाएगा, ये राइबोसोम बन जाएगा। इसके अंदर क्या है? राइबोसोम। आरआरएनए के अंदर राइबोसोम प्रोटीन है और आरएनए है। मैसेंजर आरएनए बीच में रहेगा आकर के। जैसे ही मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए कहां से आएगा? ट्रांसफर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, फिर इस यहां पर ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और तीनों कहां से बन रहे हैं? डीएनए से। अब क्या हो गया? डीएनए आरएनए बना रहा है, वो चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, तीनों बना रहा है। तीनों कलेक्ट होकर के आपस में मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। जो बॉडी हमारी जिस तरह की प्रोटीन की जरूरत होती, उसी तरह की प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है। वो डायरेक्शन कहां से आता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए के रूप में। काम कौन करेंगे? ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए साइट, प्लेस, टेम्पलेट प्रदान करता है। ये आपका मेजर स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। इसको आप ठीक से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है। थैंक यू वेरी मच।